नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं आपका दोस्त चंद सिंह तोमर। मित्रों, सर्दी का टाइम है, सर्दी भी बड़ी भयंकर पड़ रही है और इस सर्दी के वजह से मेरे भी जुकाम हो गया है और थोड़ी आवाज़ में कुछ थोड़ा डिफेक्ट है, तो आप समझें। और थोड़ा हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्लियर समझ में आए। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत चल रही है और मेवाड़ रियासत में हम काफी शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। काफी शासकों पढ़ने के बाद आज हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा। तो चलिए मित्रों, आज का टॉपिक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, जैसा कि इसका शासनकाल है 1433 से 1488 ईस्वी। 1433 में गद्दी पर बैठते हैं और 1488 में इनकी जो है कुंभा की मृत्यु कर दी जाती है। किसके द्वारा? उनका एक पुत्र होता है। कुंभा के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था, उसका ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था रायमल, और एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था उदा। तो बाद में जो कुंभा की हत्या है वो उदा के द्वारा कर दी जाएगी। तो हम मित्रों आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कुंभा की उपाधियों के बारे में बताया कि कुंभा जो है इतिहास में ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने सर्वाधिक उपाधियां धारण की। यानी बात करें कुल 108 उपाधियां इन्होंने धारण की, लेकिन कुछ उपाधियों के बारे में हमने यहाँ जिक्र करेंगे। देखिए मित्रों, पहली उपाधि है इनकी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य ये संगीत प्रेमी थे। ये संगीत प्रेमी थे। कुंभा जो है वो बीड़ा बजाया करते थे, संगीत प्रेमी थे और संगीतों के आश्रयदाता भी थे और इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। मित्रों आगे है राणो रासो। राणो रासो चाप गुरु। चाप गुरु, छाप गुरु। छाप गुरु क्यों कहते हैं? छाप गुरु के पीछे एक रहस्य है, क्योंकि ये कुंभा जो है इनकी जो युद्ध पद्धति है, युद्ध की शैली है, वो छापामार युद्ध शैली थी। यानी कि जब वो अपने किसी आक्रांता पर, यानी उन पर जो अटैक करता था, यानी जो आक्रमण करते थे कुंभा पर, और कुंभा उनका जवाब छापामार पद्धति के माध्यम से सेना के ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से युद्ध के द्वारा किया करते थे, इसलिए इनको छाप गुरु कहते। आगे है भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य यानी कि अभिनव भट्टाचार्य भी आया है और भट्टाचार्य भी आए, तो वो भी इनकी उपाधि है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की दादी का अगर नाम बात करें, उनकी दादी हुआ करती थी हंसाबाई। उनकी दादी थी हंसाबाई। महाराणा कुंभा के बारे में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल और महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था और उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा मोकल की माँ का नाम हंसा देवी था या हंसाबाई था, ठीक है। और हंसाबाई जो है वो दादी हुआ करती है महाराणा कुंभा। एक बार क्या होता है, झीलवाड़ा अभियान होता है। झीलवाड़ा, और झीलवाड़ा अभियान कहाँ पे? गुजरात का। गुजरात के झीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा कुंभा एक अभियान करते हैं और इस अभियान के समय एक क्षेत्र सिंह नामक जो पहले शासक मैंने आपको कराए, उनकी एक दासी हुआ करती थी जिनका नाम था खातिन। इस खातिन दासी के दो पुत्र हुए, चाचा और मेरा। इन चाचा मेरा दो युवकों ने एक मेहपा पवार के कहने पर और महाराणा मोकल की हत्या कर दी। महाराणा मोकल की हत्या कर दी, यानी इस झीलवाड़ा अभियान में महाराणा कुंभा भी शामिल थे। लेकिन महाराणा कुंभा जो है वो अपनी जान बचा करके वहां से भाग करके और कहाँ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ में उनकी राजमाता यानी हंसाबाई जो है वो उनका संरक्षक, यानी कुंभा का जो संरक्षक है वो अपने भाई किसको? रणमल को, राव रणमल को नियुक्त कर देती है। राव रणमल जो है वो अपनी कूटनीतिक चालों के कारण, यानी कि मेवाड़ में जो अधिकांश जो उच्च पद हुआ करते थे वहां पर रणमल ने राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। यानी जोधपुर के जो राठौड़ हुआ करते थे, मारवाड़ के जो राठौड़ हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति मेवाड़ के उच्च पदों पर कर दी और सारा जो शासन था रणमल ने अपने हाथ में ले लिया। यानी रणमल की वो पॉलिसी चली, यानी रणमल सर्वेसर्वा हो गया और इसका जो प्रभाव था उसका प्रभाव कुंभा पे पड़ा। कुंभा शासक होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया।
उसका कारण क्या था कि उसकी दादी हंसाबाई और हंसाबाई का भाई हुआ करता था रणबल। इस कारण कुंभा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक बार क्या होता है, एक रणबल की एक दासी होती है, राम रणबल की एक दासी थी और जिसका नाम था भारमणि। उसका नाम था भारमणि यानी भारमणि। और ये भारमणि जो है वो राम रणबल की दासी थी। लेकिन ये महाराणा कुंभा को चाहती थी, महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी। लेकिन महाराणा कुंभा को इसके बारे में पता नहीं था। महाराणा कुंभा को इसके बारे में जब पता चला कि रणबल जो है वो कुंभा को मारना चाहता है, इस भारमणि के माध्यम से यह पता चला कि रणबल कुंभा को मारना चाहता है। तो महाराणा कुंभा के कहने पर भारमणि ने, स्वयं भारमणि ने क्या किया, जहर दे करके रणबल की हत्या कर दी और रणबल यहाँ मारा गया। इस रणबल की हत्या के समय वहां पर उसका पुत्र रामजोधा भी उपस्थित था। रामजोधा भी वहां उपस्थित था और रामजोधा को जब राठौड़ों ने बताया कि तुम्हारा जो पिता है रणबल वो मारा गया, तो उन राठौड़ों ने जोधा को एक आवाज लगाई कि भाग जोधा भाग, भाग जोधा भाग, थारो रणबल मारो जाए। यानी कि हे जोधा तू भाग जा, तुम्हारा पिता जो है रणबल वो मारा गया। तो ये जब सुन करके जो जोधा है वो वहां से निकल जाते और वहां से निकल करके वो मेवाड़ छोड़ करके और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते। वहां पर जो कुंभा की जो सेना है वो जोधा का पीछा करती है और यानी कि जो ये है आपका मेवाड़ और मेवाड़ के शासक कौन है, कुंभा, और ये है आपका मारवाड़ और मारवाड़ के शासक थे जोधा। अब क्या होता है, ये जोधा जो है इसकी बुआ थी कौन, हंसाबाई। हंसाबाई इसकी बुआ है और अगर देखा जाए कुंभा की क्या थी, दादी, कुंभा की दादी थी। अब कुंभा और जोधा के मध्य क्या होती थी, लड़ाई। कभी कुंभा जो अटैक करता मेवाड़ पर, कुंभा जो है वो अटैक करता मारवाड़ पे और मारवाड़ का शासक जो जोधा है वो अटैक करता मेवाड़ पे। तो इनमें आपस में युद्ध होते रहे और ये जो क्षेत्र है गौड़वाड़ा प्रदेश जो है, इस गौड़वाड़ा प्रदेश से अधिकांश आक्रमण हुआ करते थे। इस प्रदेश में होकर के अधिकांश आक्रमण हुआ करते थे। इस समस्या के बारे में जब हंसाबाई को अवगत हुआ, यानी हंसाबाई को पता चला कि भाई दोनों तरफ मेरे ही है, मेरे खून है, यानी एक तरफ मेरा भतीजा है और एक तरफ मेरा नाती है। अब ये दोनों जब आपस में मरेंगे तो नुकसान तो मेरा ही होगा। तो इसने क्या किया, उसने उन दोनों को बुलाया, समझाया और समझा करके इन दोनों के मध्य यानी रामजोधा और राणा कुंभा के मध्य एक संधि कराई, जिसको इतिहास में आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है और ये आवल बावल की संधि जो है ये इनका एक जो मुख्य केंद्र था, ये संधि जो जहां कराई थी वो स्थान था सोजत। और सोजत पड़ता है पाली के अंदर। इस सोजत नामक स्थान पर यह संधि कराई गई थी और इस सोजत स्थान से ही उनकी जो क्षेत्र सीमाएं थी वो सीमाएं बांट दी गई। बात करें ये मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा है वो आंवला, यानी जिधर आंवला के पेड़ थे वो क्षेत्र गया मेवाड़ में और जिधर बबूल के पेड़ थे वो क्षेत्र गया मारवाड़ में। यानी कि ये क्षेत्र बढ़ गए कि कुंभा से कह दिया कि आंवला वाले पेड़ से लेकर के जो क्षेत्र है वो तुम्हारा है, यानी मेवाड़ का है, और बबूल वाले पेड़ से लेकर के और जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो जोधा का है। तो इस आंवला और बबूल के पेड़ के कारण इस संधि का नाम आवल बावल की संधि पड़ा। इस संधि के तहत एक शर्त भी हुई, यानी कि जो रामजोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। रामजोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र कौन, महाराणा कुंभा के दो पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र रायबल और छोटा पुत्र था गुदा। यानी कि महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायबल से श्रृंगार देवी का विवाह हो गया। श्रृंगार देवी कौन है, श्रृंगार देवी है मारवाड़ के शासक रामजोधा की पुत्री। रामजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायबल से कर दिया। यहाँ तक की जो शर्तें हैं उस शर्त के मुताबिक ये स्थितियां नॉर्मल हो गई।
उसके बाद में कुंभा जो है, कुंभा भी अपने स्थान यानी मेवाड़ में सुरक्षित तौर से या अच्छे प्रशासनिक तौर से शासन करने लगे और मारवाड़ के अंदर जो जोधा है वो अपना शासन कर रहे। रामजोधा ने मारवाड़ में, रामजोधा ने अपनी पुत्री अपनी पुत्री के नाम पर श्रृंगार चबरी जो है, श्रृंगार चबरी जो एक चबूतरा होता है जोधपुर के अंदर, जहां राज तिलक किया जाता है, सभी शासक जो बनते हैं उनका राज तिलक किया जाता है, तो श्रृंगार चबरी का निर्माण करवाया किसने? रामजोधा। उसके बाद हम बात करें कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान। प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करें, माणकुंभा यानी इतिहास में बहुत ही श्रेष्ठ, बलशाली और बौद्धिक शासक रहे। अगर बात करें इनका पहला जो सैनिक अभियान है वो है आबू विजय अभियान। आबू विजय अभियान यानी कि यह विजय अभियान करने का उद्देश्य क्या था इनका? अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र पड़ता है, ये जो शासक है सहसमल, और ये सहसमल जो है यानी आबू पर जो अटैक होते थे, इन अटैकों को ये जो सहसमल जो है वो मेवाड़ की तरफ बढ़ा देते थे। यानी कि ये जो है सहसमल जो है वो मेवाड़ के विरोधी थे और सहसमल से परेशान होकर के किसने? माणकुंभा ने किसको? नारसिंह ढोंडिया को, नारसिंह ढोंडिया के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी और सेना भेज करके और किसको? सहसमल पर विजय प्राप्त की। सहसमल आबू के शासक है, इस सहसमल की हत्या कर दी गई नारसिंह ढोंडिया के माध्यम से, यानी नारसिंह ढोंडिया के द्वारा, और नारसिंह ढोंडिया को कुंभा के द्वारा नियुक्त किया गया था। किस अभियान के लिए? आबू विजय अभियान के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि आबू में माणकुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। आबू में माणकुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। पहला दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, और दूसरा दुर्ग है बसंतीगढ़ या बासंतीगढ़। मित्रों, ये दुर्ग जो है वो अब हमें सुनने को मिल रहा है, सब लोगों ने अब पढ़ा है। क्यों? क्योंकि रीट में जब आया था तो सभी लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था कि प्रश्न आया था कि बासंतीगढ़ दुर्ग या बसंतीगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो कहते हैं अगर दुर्गों की बात आती है, राजस्थान में दुर्ग निर्माण की बात आती है, तो अगर कुंभा जहां नाम आ जाए, कुंभा का नाम जहां आता है वो ये समझो कि कुंभा के द्वारा करवाया, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी ज्यादा दुर्ग हैं उनमें से अधिकांश दुर्गों का जो निर्माण है माणकुंभा ने करवाया। उसके बाद में कुंभा का प्रथम सैन्य अभियान कहा जाता है, कौन सा अभियान? आबू विजय अभियान। उसके बाद हम चलते हैं कुंभा और नागौर विजय अभियान। कुंभा और नागौर विजय अभियान, देखिए क्या हुआ। नागौर ये क्षेत्र है नागौर, और इस नागौर क्षेत्र के 2 भाई थे, यानी एक का नाम था शम्स खां और दूसरे का नाम था नासिरुद्दीन खां। 2 भाई हुआ करते थे नागौर पर, यानी नागौर के जो शासक थे उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था शम्स खां और दूसरे का नाम था नासिरुद्दीन खां। अब क्या हुआ, उनके पिता ने यानी नागौर के शासक ने नासिरुद्दीन खां को नागौर का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन जो शम्स खां शासक बनना चाहता, नासिरुद्दीन खां को नियुक्त कर दिया शासक, यानी किसने? नागौर के शासक ने। और अब उसका दूसरा पुत्र यानी कि शम्स खां जो है वो शासक बनना चाहता, लेकिन करे क्या, उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो ये शम्स खां जो है वो जाता है कुंभा की शरण। जैसे कि हम वर्तमान में भी देखें कि अगर कोई गांव में करीब 2 इंसान है, यानी गरीब परिवार के 2 इंसान हैं और उनमें आपसी कोई क्लेश होता है, घर विवाद यानी जमीन को लेकर के या खेत को लेकर के कोई विवाद होता है, तो उनमें जब विवाद होता है तो वो भी अगर देखते हैं कि कोई ना कोई या तो सरपंच के पास जाएंगे या कोई अच्छे मौजूदा आदमी के पास जाएंगे। और क्यों जाएंगे? क्योंकि हो सकता है वो हमारी सहायता करे, हेल्प करे। इसलिए माणकुंभा उस टाइम पर श्रेष्ठ शासक थे, बलशाली शासक थे, और इनका जो शासन था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत शासन था और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे। कौन? कुंभा। तो ये शम्स खां जो है वो कुंभा के पास शरण में गए। कुंभा की सहायता से ये शम्स खां को नागौर का शासक नियुक्त कर दिया, यानी कि नासिरुद्दीन की हत्या हो गई और कुंभा ने शम्स खां को नागौर का शासक नियुक्त कर दिया।
अब क्या हुआ, नागौर के शासक तो नियुक्त कर दिया, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। और शर्त क्या थी कि कुंभा ने यह शर्त रखी कि भाई देखो मैं तुम्हें शासक नियुक्त कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना होगा। शमशका ने शहर से स्वीकार कर लिया। और ये शर्तें क्या थी, पहली शर्त थी कि आप नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। पहली शर्त थी कि तुम नागौर दुर्ग जो है उसका यानी पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। दूसरी शर्त थी कि तुम गायों की हत्या नहीं करेंगे, गायों की हत्या, आप गायों की हत्या नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त थी कि तुम्हें वार्षिक रूप से क्या कर देना है, कर देना है। तो वार्षिक रूप से तुम्हें कर देना है। ये तीन शर्तें रखी गई, किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। किसको, शमशका को। लेकिन क्या हुआ, शमशका जब शासक बन गया तो शमशका इन शर्तों को भूल गया। शमशका इन शर्तों को भूल गया और उसने क्या किया, नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और गायों की हत्या करवा दी। यानी जो गाय थी, गायों की हत्या करवाई। और जो कट्टी कहते हैं ना, गाय कटती है, जो मांस के लिए गाय काटी जाती है, और उनका प्रचलन किया, गायों की हत्या करवाई। और जो वार्षिक कर था वो नहीं दिया, यानी कुंभा को जो वार्षिक कर पहुंचाना था वो उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो इस बात से नाराज होकर के, यानी कि ये शर्तें नहीं मानी किसने, शमशका ने। इस बात का पता कुंभा को पता चला तो कुंभा ने क्या किया, नागौर पर अटैक कर दिया। कुंभा जो है नागौर पर अटैक कर देते हैं। और ये जो शमशका जो है, यानी नागौर का शासक शमशका यहाँ से भाग जाता है और नागौर पर कुंभा का अधिकार हो जाता है। शमशका भाग करके कहाँ पहुंच गया, तो गुजरात पहुंच गया। जब कुंभा को पता चला कि वो गुजरात पहुंच गया है तो कुंभा ने अपना अगला सैन्य अभियान यानी कुंभा और गुजरात विजय अभियान चलाया। कुंभा और गुजरात का विजय अभियान, तो देखिए वहां का शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गए कौन, शमशका। इन दोनों ने संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करने की प्लान की, यानी विचार किया। दोनों ने, यानी कुतुबुद्दीन ने और शमशका दोनों ने संयुक्त रूप से कुंभा पर अटैक करने की प्लान किया। और जब कुंभा ने गुजरात पर विजय अभियान किया तो इस विजय अभियान में कुतुबुद्दीन और शमशका जो है वो सामूहिक रूप से लड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो शमशका जो है वो शमशका मारे जाते हैं, कुंभा के द्वारा शमशका मारे जाते हैं। इसके बाद में कुंभा जो है वो करता है मांडू विजय अभियान। मांडू को ही कहते हैं मालवा वर्तमान में कहते हैं एमपी, मध्य प्रदेश क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश को मालवा, और मालवा का ही नाम था मांडू। और मांडू का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है महमूद खिलजी प्रथम। यानी कि गुजरात विजय अभियान किया। गुजरात विजय अभियान में वहां का जो शासक था कुतुबुद्दीन वहां से भाग जाता है और वो किसके साथ मिल जाता है, महमूद खिलजी प्रथम से। देखिए महमूद खिलजी प्रथम और किसमें, महाराणा कुंभा में, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध यह होता है 1437 ईस्वी में। इसमें महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा हरा देते हैं और हरा करके 6 माह अपने कैद में रखते हैं। उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर के, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम दोनों की संयुक्त सैन्य अभियान होता है महाराणा कुंभा के साथ। और महाराणा कुंभा के सैन्य अभियान से पहले ये दोनों लोग जो है वो एक संधि करते हैं, यानी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मांडू या मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम जो है वो एक संधि करते हैं। संधि होती है 1456 ईस्वी में। 1456 में संधि का नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि की जाती है 1456 ईस्वी में। और इस संधि के तहत यानी कि गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम मांडू के शासक, ये दोनों मिलकर के और कुंभा पर अटैक करते हैं।
कुंभा पर अटैक करते, लेकिन महाराणा कुंभा जो है इन दोनों को पराजित करता है, यानी दोनों की संयुक्त सेना को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर यानी बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद में जो सारंगपुर युद्ध हुआ था, सारंगपुर विजय के अभियान में, यानी सारंगपुर युद्ध किया था महमूद खिलजी प्रथम के साथ, किसने? महाराणा कुंभा ने, और विजय प्राप्त की थी। तो इस विजय यानी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में एक क्या विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, और यह विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बनवाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर यह विजय स्तंभ बनवा दिया जाता है। बात करते हैं, एक व्यक्ति है, कौन? वीर विनोद या इतिहासकार है, वीर विनोद पुस्तक है, और उसके इतिहासकार या राइटर है कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके राइटर है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया ने वीर विनोद के अंदर महाराणा कुंभा के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि मेवाड़ के यानी स्थापत्य में बात करें तो कुंभा से बढ़कर कोई और शासक नहीं है। यानी कि वीर विनोद के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुल 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। यह है उनकी स्थापत्य की हम बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक आबू विजय हुआ था। आबू विजय किया था, और आबू विजय के बाद में उसने यानी 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। एक दुर्ग है बासंतीगढ़ दुर्ग और दूसरा है अचलगढ़ दुर्ग। इन दुर्गों का निर्माण कहां पे करवाया? आबू में करवाया। उसके बाद में भीलवाड़ा में बैराट दुर्ग का निर्माण करवाया। भीलवाड़ा में कौन सा दुर्ग का? बैराट दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद में भोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और कहां पे? उदयपुर में भोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और अपनी रानी के नाम पर यानी अपनी रानी के लिए या अपनी रानी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध दुर्ग है, और प्रश्न यहाँ से एक न एक प्रश्न हमेशा इतिहास के प्रश्न आते हैं, यानी जिस परीक्षा में इतिहास के प्रश्न आते हैं वह एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। एक बार तो पूछ लिया गया था कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी जो 4 दीवारी है उसकी लंबाई पूछ ली गई है, यानी कि कहीं ना कहीं से प्रश्न घुमा करके। और महाराणा कुंभा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि महाराणा कुंभा के इतिहास में से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जो है वो मिलने को या देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सारंगपुर विजय यानी युद्ध हुआ था कब? 1437 में, और इस युद्ध में विजय हुई थी किसकी? कुंभा की। और इस कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह विजय स्तंभ कहां पे है? यह है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में देखिए विजय स्तंभ, और एक और है वहां पे जिसे कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ वो अलग है और ये अलग है, दोनों बिल्डिंग अलग अलग है। बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ जो है कुल एक ऐसी इमारत है जिसकी अगर बात करें वो 9 खंडा यानी 9 मंजिला एक इमारत है। 9 मंजिला एक इमारत है विजय स्तंभ। अगर इसके आधार की बात करें तो इसका आधार है 24 फीट का, 24 फीट आधार है। अगर ऊंचाई की हम बात करें तो कुल 120 फीट की ऊंचाई है। 120 फीट की ऊंचाई है, 24 फुट जो है इसका आधार है। अगर इसके उपनाम या अन्य नामों की हम बात करें तो इसको कीर्ति स्तंभ, इसको हम विष्णु स्तंभ, इसको कीर्ति स्तंभ, इसको विष्णु स्तंभ या मूर्तियों का अजायब। क्यों? क्योंकि इस पर हिंदुओं की 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो ये इस पर लगी हुई है, या इस पर मूर्तियां हैं, इसलिए इनको हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसे ही कहा जाता है, मूर्ति कला का विश्वकोश, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साथ मतलब जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे? विजय स्तंभ पर है। विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कीर्ति स्तंभ पर, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की अगर भाषा की हम बात करें तो भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कीर्ति स्तंभ नामक जो बिल्डिंग है, इमारत है, उस पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और इस प्रशस्ति के रचनाकार की हम बात करें तो कौन है? अत्रि भट्ट।
लेकिन क्या हुआ था, अत्रि भट्ट जब संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति को लिख रहे थे तभी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनके पुत्र महेश भट्ट ने उसे पूरा किया। किसको? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा। कहां पे है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ पर है। क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हम बात करें वास्तुकार की, तो अगर वास्तुकार की हम बात करें तो देखिए कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 में प्रारंभ हुआ और 1448 में पूरा हो गया। 1440 में प्रारंभ होता है और 1448 में बनकर के पूरी हो जाती है। उसके बाद हम बात करें 8 साल में बन गई। उसके बाद जैता, नापा, पोमा और पूजा। जैता, नापा, पोमा, पूजा ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इसको रूप दिया, यानी ये वास्तुकार है किसके? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के वास्तुकार। अब हम बात करते हैं कि ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है वो एकमात्र राजस्थान की एकमात्र ऐसी इमारत है, प्रथम इमारत है जिस पर भारत सरकार द्वारा क्या 1950 ईस्वी में क्या डाक टिकट, भारत सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में इस बिल्डिंग पर यानी इस इमारत पर डाक टिकट जारी किए गए और ये राजस्थान की पहली इमारत है। अगर बात करें कि इसके तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब औरंगजेब मंदिर को तोड़वा रहे थे, ऐसा मानते हैं कि जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा रहे थे तो सब मंदिरों को तोड़वाया जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे भी गए तो वहां पे देखा कि इसकी तीसरी मंजिल पर क्या लिखा था, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसलिए इस बिल्डिंग को छोड़ दिया गया, यानी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की जो बिल्डिंग है उसको छोड़ दिया गया। अब बात करें कि ये जो 9वीं मंजिल है इसकी, अगर इसकी 9वीं मंजिल की हम बात करें तो इस 9वीं मंजिल पर क्या हुआ, एक बार बिजली पड़ गई और बिजली पड़ने से यह मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। एक बार बिजली पड़ने से इसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो है वो किसने? स्वरूप सिंह द्वारा करवाया। वहां के एक शासक हुए बाद में स्वरूप सिंह, और उस स्वरूप सिंह के द्वारा इस 9वीं मंजिल का निर्माण किया गया। तो मित्रों, तो आज हमने आपको बताया विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में। माणकुंभा हमने देखा, माणकुंभा के इतिहास चल रहे हैं हम, थोड़ा सा माणकुंभा का इतिहास और रहा है। तो मित्रों, आगे का जो इतिहास है वो हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।